आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बताया था। हमने ये बताया था कि क्या जनरल स्टेप्स होगा लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का, और उसकी मदद से हमने बहुत सारे केमिकल स्पेसिस का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। जैसा कि हम देख रहे थे कि कुछ केस में आपको मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर आ जाएगा किसी पार्टिकुलर स्पेसिस का। जैसे CO2 के लिए हमने देखा, O3 के लिए हमने देखा, HCN माइनस के लिए आप देखोगे कि मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए हम एक और लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम एक लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCN माइनस। तो हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बीच में होगा। तो कार्बन इज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन सबसे छोटा और छोटा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना होता है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कार्बन है, इसलिए कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। दूसरा स्टेप होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर के पास 6, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5 और प्लस 1, बिकॉज HCN माइनस दिया गया है। माइनस का मतलब है कि 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी इक्वल टू आपको हो जाएगा 16। तीसरा पॉइंट होता है टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तीनों ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमको चाहिए 8 गुना 3 24 इलेक्ट्रॉन। चौथा होता है टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, that will be equal to 24 minus 16, 8 electrons मतलब 4 bonds, मतलब 4 bonds पॉसिबल हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 4 बॉन्ड आप इस तरीके से दे सकते हो, 2 बॉन्ड इस तरफ, 2 बॉन्ड इस तरफ, ठीक है, 1 बॉन्ड इस तरफ, 3 बॉन्ड इस तरफ, और 3 बॉन्ड इस तरफ, 1 बॉन्ड इस तरफ। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू आप 4 बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो इन HCN माइनस। पांचवा पॉइंट है टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लोन पेयर। 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो अगर आप अरेंज करते हो इस तरह से, देखिए हम इसमें सबसे पहले अरेंज करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को। गौर कीजिए कि हमारे पास है सल्फर जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। सबसे पहले लोन पेयर को टर्मिनल आइटम पे हम लोग अरेंज करते हैं। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में से 2 बॉन्डिंग में भाग लिया, तो बाकी 2 क्या होगा, लोन पेयर के रूप में रहेगा। बाकी 2 लोन पेयर के रूप में रहेगा। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 अगर बॉन्डिंग में भाग लिया तो बचेगा 3। 3 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हमने एक बाहरी इलेक्ट्रॉन, हम देख रहे हैं कि एक बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा, HCN माइनस में एक बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए आपके पास HCN माइनस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, HCN माइनस का स्ट्रक्चर ये हो गया है। ठीक है, HCN माइनस का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं SC ट्रिपल बॉन्ड N का। SC ट्रिपल बॉन्ड N का गौर कीजिए, यहां पर SC ट्रिपल बॉन्ड N का अगर आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो आप ये पाओगे कि आपके पास सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 6। 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिया, बच गया 5। 5 है तो 5 तो रख नहीं सकते हैं, हमको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 रखना होगा। 6 रखने के लिए हम बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास
उसको रख दिया और बाकी 5 इलेक्ट्रॉन इसको रख दिया। इस तरह से हमारा सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन की बात करते हैं अगर हम, तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्डिंग में भाग लिया तो बाकी 2 होगा और इस तरह से ऑक्टेट नाइट्रोजन का ही पूरा हो गया है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों बॉन्डिंग में भाग ले चुका है। अब अगर हम इस तरफ गौर करें, अगर हम ये अब स्ट्रक्चर को देखें आपके लिए, तो देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, अगर 3 बॉन्डिंग में भाग लेगा तो बचेगा 3। तो हटाने का तरीका एक माइनस, तो आप 4 कर सकते हो, लेकिन 4 करोगे तो 4 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं करेंगे, मतलब हम मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन यहां रख सकते हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर पे रख सकते हैं, इसका मतलब सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले रहा होगा? 4। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा और बाकी 2 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब गौर कीजिए, कार्बन का यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पे रखना नहीं है, बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बना ही रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन भाग चुका है। अब यहां पे देखते हैं नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 5, चाहिए यहां पे 6। तो आप क्या करोगे, बाहरी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहां पे ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा HCl माइनस का 3 स्ट्रक्चर आया। पिछले क्लास में हमने CO2 का लिखा था, CO2 का 3 स्ट्रक्चर आया था लुईस। क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि इसमें कौन लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। सवाल समझ में आ रहा होगा आपको कि कौन लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन लुईस स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। तो इस चीज को आप नोट कर लोगे। आप देखोगे हम इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज हम लोग अलग अलग अगर लुईस स्ट्रक्चर आ रहा हो तो उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो लिखोगे, हम लोग लिखेंगे कि व्हेन more than one Lewis structures are possible, more than one Lewis structures are possible for a chemical species, more than one Lewis structures are possible for a chemical species, then when more than one Lewis structures are possible for a chemical species, then हम लोग क्या करते हैं, then we decide more stable Lewis structure, with the help of formal charge, with the help of formal charge। हम लोग फॉर्मल चार्ज की मदद से ये पता करते हैं कि कौन लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन लुईस स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा। इसके लिए हम लोग कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज यूज करते हैं। क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि फॉर्मल चार्ज क्या है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और उसकी मदद से हम लोग लुईस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे। फॉर्मल चार्ज क्या है? Formal charge of any atom in a chemical species represent about number of electrons lost or gained, number of electrons lost or gained when that species is formed। कोई एटम जब कोई स्पेसिस, केमिकल स्पेसिस को बनाता है, मॉलिक्यूल या आयन को बनाता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट एटम। वो एटम का, उस एटम का फॉर्मल चार्ज कहलाएगा, किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज कहलाएगा कितना इलेक्ट्रॉन वो एटम दिया है या लिया है
जब वो एटम एक पार्टिकुलर केमिकल स्पेसिस बनाया है। तो ये सेम एटम का अलग अलग केमिकल स्पेसिस में क्या होगा, अलग अलग होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फॉर्मल चार्ज, चूंकि आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया है या लिया है, इसलिए हमेशा इंटीजर होगा। फॉर्मल चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और जो गेन्ड होगा वो हमेशा इंटीग्रल होगा। तीसरा पॉइंट यह है कि फॉर्मल चार्ज जो होता है एक इमेजिनरी चार्ज होता है, कोई रियल चार्ज ऑन, आप जनरली देखोगे हम फॉर्मल चार्ज जब लिखेंगे तो +1 -1 0 +2 -2 ये सब लिखेंगे, तो ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है, ये कोई रियल चार्ज रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन by an atom when that atom form a chemical species. The number of electrons lost or gained by an atom when that atom form a chemical species is called formal charge. It's called formal charge of that atom, formal charge of that atom in that species. फॉर्मल चार्ज उस एटम का उस स्पेसिस में कहलाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का डिफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम व्हेन दैट एटम फॉर्म ए केमिकल स्पेसिस। जब कोई एटम कोई केमिकल स्पेसिस बनाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन है ये। नोट में करके कह सकते हो आप कुछ पॉइंट, कि पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि चूंकि यह दिख रहा होगा आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट है, इसलिए हमेशा ये क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज हैज ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू एज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट होगा या गेन होगा वो हमेशा इंटीजर में होना है, इसलिए फॉर्मल चार्ज का भी वैल्यू क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल होगा, कभी भी फॉर्मल चार्ज फ्रैक्शन में नहीं आएगा। दूसरा, फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम इन ए species represent an imaginary charge on that atom। किसी भी एटम पे जो फॉर्मल चार्ज होगा वो इमेजिनरी चार्ज रिप्रेजेंट करेगा, ना कि रियल चार्ज। ऐसा नहीं है कि आप किसी एटम पे फॉर्मल चार्ज लिख रहे हो +1, इसका मतलब उस एटम पे चार्ज है +1, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता है एटम, ठीक है। एक और बात, फॉर सेम एटम, ठीक है, इन डिफरेंट केमिकल स्पेसिस, अलग अलग केमिकल स्पेसिस में, इन डिफरेंट केमिकल स्पेसिस formal charge, in different chemical species formal charge of any atom may have different value। मतलब अगर स्पेसिस डिफर किया तो एटम का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है।
इन डिफरेंट केमिकल स्पेसिस फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम में है डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम का क्या होगा, अलग अलग वैल्यू होगा। अब देखिए, इन एनी स्पेसिस formal charge on any atom is calculated by on any atom is calculated by, इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज का जो वैल्यू होगा, क्या कहा जाए आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो फॉर्मल चार्ज को हम ऐसा लिखते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैस, इन आइसोलेटेड एटम, जब वो एटम आइसोलेटेड था, मतलब स्पेसिस नहीं बनाया है, अकेला था, बॉन्डिंग नहीं किया है, तब कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड to that atom in a chemical species। केमिकल स्पेसिस में कितना इलेक्ट्रॉन असाइन किया गया है, पहले कितना इलेक्ट्रॉन था और केमिकल स्पेसिस बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन असाइन किया गया है। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड होता है एक स्पेसिस में टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा एटम के साथ काउंट करोगे और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को आप आधा, पूरा नहीं आधा क्या करोगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को आप आधा क्या करोगे, एटम के साथ काउंट करोगे। तो किसी भी एटम पर जो फॉर्मल चार्ज का वैल्यू होगा, किसी भी एटम पर जो फॉर्मल चार्ज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यही जो है फॉर्मल चार्ज का वैल्यू है किसी भी एटम पर। याद रखिएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा, मतलब अगर एक बॉन्ड बना रहा है दो एटम के बीच में तो एक इलेक्ट्रॉन आप इधर गिनोगे फॉर्मल चार्ज के लिए और एक एटम इस तरफ गिनोगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, ठीक है। अब देखिए, फॉर्मूला आपके पास हो गया फॉर्मल चार्ज का, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लिए फॉर्मल चार्ज का हम लोग। अब देखिएगा, सवाल है कि हम आपको कहते हैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम in following structure। ठीक है, पहला हम आपको देते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, उसके बाद देते हैं हम O ट्रिपल बॉन्ड, उसको देते हैं हम ये हो गया। और दूसरा जैसा कि आप जान रहे हो कि एक जो है यहां पर एक जो है यहां पर बाहरी इलेक्ट्रॉन है Cn माइनस का, ये आपको लुईस स्ट्रक्चर हमने दिया CO2 का 3 और HCl माइनस का 3।
सभी एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो गौर कीजिए। देखिए करा कि टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितना टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 6। अभी आप गिनिए इस स्पेसिस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितना है? 6। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है? उसके पास 4 है। तो 4 और प्लस हाफ इंटू 4, 4 प्लस हाफ इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 6। और इस तरह से आपका जो यहां पर फॉर्मल चार्ज होगा वो 0 हो गया ऑक्सीजन पे। बात समझ में आया? ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। इस CO2 मॉलिक्यूल में देखिए तो ऑक्सीजन के पास 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 2 इसकी तरफ 2 इसकी तरफ, तो इसके पास कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू 0। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक बहुत शॉर्टकट तरीका और बहुत आसान तरीका, जिसका फॉर्मल चार्ज निकालना उसको आप घेर लो, उसको आप सर्किल बना लो उसके चारों तरफ। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सर्किल में कितना इनक्लोज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6। बॉन्ड आधा आधा इनक्लोज होगा। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आप आधा इस सर्किल में गिनोगे, आधा इस सर्किल में गिनोगे, तो आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का और 2 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। तो मतलब अल्टीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन असाइन हुआ इस स्पीसीज में। बात यही है कि अगर किसी एटम पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन उसको हम देंगे, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ इंटू टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसी फॉर्मूला की बजाय हम लोग एक सर्किल बना करके उस एटम के अराउंड निकाल सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन असाइन है उस पर्टिकुलर स्पेसिस में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2 2 4 और 2 6। ठीक है, 4 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर उसमें इनक्लोज, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उसमें इनक्लोज हुआ, 2 नहीं इनक्लोज हुआ। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो कार्बन के अराउंड भी हम एक सर्किल बनाते हैं, तो आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अभी कार्बन के पास भी 4 है, मतलब 0। और फिर इसी तरह से हम इस ऑक्सीजन के लिए इनक्लोज करते हैं, आपको होगा 6 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू 0। आप ये आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनक्लोज्ड इन दिस सर्कल, इस सर्किल में कितना इलेक्ट्रॉन इनक्लोज हुआ इसके लिए इसको लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप जो है किसी भी स्पेसिस में आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम के लिए टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड इन दैट केमिकल स्पेसिस को घटाना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन करने के लिए हम एक सर्किल बना लेते हैं चारों तरफ एटम के। जितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहा है उसी को हम लोग काउंट करेंगे उस एटम पे असाइन किया हुआ। बात अगर हम यहां पे करते हैं, देखोगे आप कि आपके पास ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता। अभी कितना इलेक्ट्रॉन है गौर कीजिएगा, कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर इसमें सर्किल के अंदर इनक्लोज हो रहा है, मतलब 5 दैट विल बी इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल बात है, हर बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ काउंट होगा। 4 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। और यहां पर गौर कीजिएगा 6 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन होगा इस पे? 6 लोन पेयर और एक बॉन्ड का 7, मतलब दैट विल बी इक्वल टू -1। यहां पे अगर आप बात कीजिए तो ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो हो जाएगा -1। कार्बन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को काउंट करें तो हो जाएगा 4 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। और अगर हम ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें 6 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 1।
ठीक है, तो ये जो है आपके पास फॉर्मल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन ईच एटम। ईच एटम पर फॉर्मल चार्ज किस तरह से अरेंज होगा इसके बारे में आपको पता चल रहा है। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं, इसमें भी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। सल्फर पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा 6 - 6 दैट विल बी इक्वल टू 0। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन असाइंड, ठीक है, 2 2 4 और 2 6। कार्बन के पास अगर हम इलेक्ट्रॉन असाइंड की बात करें तो आपके पास होगा 4 - 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। और नाइट्रोजन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन असाइंड की बात करें तो आपके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन असाइंड होगा 2 2 4 और 2 6, 6 दैट विल इक्वल टू -1। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ HCl माइनस में इस फ्लूइड स्ट्रक्चर में। अगर हम इस फ्लूइड स्ट्रक्चर की बात करें तो आप गौर करोगे आपके पास होगा 6 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 1। कार्बन पे अगर हम फ्लूइड स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 - 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। और नाइट्रोजन पे अगर हम फ्लूइड स्ट्रक्चर की बात करें, नाइट्रोजन पे अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें फ्लूइड स्ट्रक्चर की नहीं, तो फॉर्मल चार्ज आप देखोगे नाइट्रोजन पे कितना होगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और अभी कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 और एक इसका 7, मतलब -2। इस सल्फर पे अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो आपको आएगा 6 - 7 दैट विल बी इक्वल टू -1। कार्बन पे आएगा 4 - 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। नाइट्रोजन पे आएगा 5 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग अलग अलग एटम पर फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल तरीका है फॉर्मल चार्ज निकालने का, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड, जो होता है टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन करने के लिए, असाइन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक सर्किल बना देंगे उस एटम के राउंड। और जो सर्किल बनाया जाता है उसमें जो लोन पेयर इनक्लोज होगा और बॉन्ड पेयर आधा इनक्लोज होगा। लोन पेयर पूरा इनक्लोज होगा और बॉन्ड पेयर आधा इनक्लोज होगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से जो है एटम का फॉर्मल चार्ज होगा इन डिफरेंट केमिकल स्पेसेस, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज निकालना आप समझ गए होंगे, फॉर्मल चार्ज आप निकाल पाओगे। अब देखिए जब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लिए तो क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि कौन लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। तो एक चीज हम इसको यहां पे नोट में करके उसके पहले लिखाएंगे, नोट में करके ये लिखाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें फॉर्मल चार्ज को जोड़िए, कितना आ रहा है 0 0 0। इसमें फॉर्मल चार्ज को जोड़िए -1, इसमें जोड़िए 1 - 2 -1 -1। तो एक चीज गौर कर रहे हो गए आप कि फॉर्मल चार्ज का एडिशन किसी भी स्पेसिस में हर लुईस स्ट्रक्चर में सेम ही आता है। और सेम किसके बराबर आता है, नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पेसिस के बराबर। CO2 पे नेट चार्ज 0 है, CO2 पे नेट चार्ज 0 है, इसलिए फॉर्मल चार्ज का जोड़ सभी एटम पे क्या होगा 0 ही होगा। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। HCl माइनस में नेट चार्ज HCl माइनस में -1 है, तो फॉर्मल चार्ज का जोड़ -1 ही आएगा सभी लुईस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इन एनी केमिकल स्पेसिस sum of formal charge on each atom, sum of formal charge, सारे एटम पे जो फॉर्मल चार्ज होगा, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इज इक्वल टू नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पेसिस, नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पेसिस। जो नेट चार्ज उस स्पेसिस पे प्रेजेंट होगा उसके बराबर हो। किसी भी स्पेसिस में जो सम ऑफ फॉर्मल चार्ज होगा नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पेसिस के बराबर हो, ठीक है।
यही आपका रूल है। सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इज इक्वल टू नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पेसिस के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अब हम लोग करते हैं रूल्स टू डिसाइड more stable Lewis structure on the basis of formal charge distribution. फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो है क्या तरीका होगा लुईस स्ट्रक्चर डिसाइड करने का, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन है कम स्टेबल है। पहला रूल देखिएगा, पहला रूल ये होता है कि लुईस स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा जिसमें जो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम है वो जीरो के करीब है। किसी एटम में जीरो के जितना करीब होगा फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर एटम पे फॉर्मल चार्ज अगर जीरो के करीब आ रहा है तो आप कहोगे कि वो लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो दैट लुईस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, in which formal charge distribution on each atom is near to zero. That Lewis structure will be more stable. In which formal charge distribution on each atom is near to zero. जिसमें फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जीरो के करीब होगा वो ज्यादा स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर होगा कंपेयर टू जिसमें जीरो के करीब नहीं है। तो अगर हम अपना लुईस स्ट्रक्चर देखें, इसको अगर हम ए नाम दें, इसको अगर हम बी नाम दें, इसको अगर हम सी नाम दें, इसको अगर हम ए नाम दें, इसको अगर हम बी नाम दें, इसको अगर हम सी नाम दें, तो देखिए तो इसके आधार पे रूल 1 के आधार पे आपको साफ दिखेगा इसमें कि देखिए पहला हम CO2 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में आपका जो CO2 पे फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सब पे 0 0 0 है, एग्जैक्टली 0 आ गया है। इसमें 1 -1 है, 0 है, -1 0 1 है। इससे साफ पता चल रहा है कि ए ज्यादा स्टेबल है। अगर एग्जैक्टली 0 हो गया सभी पे फॉर्मल चार्ज तब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बी और सी में बात करते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। गौर कीजिएगा, दोनों में सिमिलर फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें देखिएगा 1 है फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे, उसमें ऑक्सीजन पे 1 है, ऑक्सीजन पे -1 है, इसमें ऑक्सीजन पे -1 है और सी पे 0 है। तो ए ज्यादा स्टेबल है और बी और सी कम स्टेबल है। यही स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। पहला जो रूल हमने लिखा फॉर्मल चार्ज के लिए कि भाई ऐसा फॉर्मल चार्ज जिसमें कि एटम्स पे फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 के करीब आ जाए वो फॉर्मल चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एक ऐसे लुईस स्ट्रक्चर से जिसमें फॉर्मल चार्ज 0 से ज्यादा दूर। ठीक है, तो ये साफ दिख रहा है कि फॉर्मल चार्ज जो है ए में फर्स्ट लुईस स्ट्रक्चर जो पहला हमने CO2 का लुईस स्ट्रक्चर लिखा है उसमें ए में ए इसको बोल रहे हैं, बी इसको बोल रहे हैं, सी इसको बोल रहे हैं। तो ए का जो फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हर एटम पे 0 0 0 है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड में गौर कीजिएगा ए और बी में अगर कंपेयर कीजिएगा इसमें 0 0 -1 है, इसमें 1 0 -2 है। देखिएगा आप इसमें 0 से दूर गया है, 0 से एक तरफ 1 चला गया, एक तरफ -2 चला गया है। इसमें 0 0 -1 है, इसमें -1 0 0 है। तो ये साफ दिखेगा आपको कि ए और सी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बी। ए और सी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बी।
ए एंड सी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बी। अब आप कहोगे ए और सी बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी 0 0 -1 है, इसमें भी -1 0 0 है, तो ए और सी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि गौर कीजिएगा, इसमें फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे -1 है, इसमें फॉर्मल चार्ज सल्फर पे -1 है, इसमें सल्फर पे फॉर्मल चार्ज 0 है, इसमें सल्फर पे फॉर्मल चार्ज -1 है, इसमें नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज -1 है, इसमें नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0 है। तो जो पहला केस था CO2 का, उसमें बी और सी में फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम था, फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम था। ऑक्सीजन पे 1, ऑक्सीजन पे 1, ऑक्सीजन पे -1, ऑक्सीजन पे -1, कार्बन पे 0, कार्बन पे 0, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर दोनों का सेम हो गया। लेकिन यहां पर ए और सी में फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम नहीं है, सिमिलर है, सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलर और एग्जैक्टली सेम में डिफरेंस है। सिमिलर का मतलब हुआ -1 0 0 इसमें भी है, -1 0 0 इसमें भी है, लेकिन -1 इसमें नाइट्रोजन पे है, -1 इसमें सल्फर पे है। तो दूसरा रूल यही होता है। दूसरा रूल, जो पहला रूल से तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन दूसरा रूल भी यूज करना होगा। दूसरा रूल यह है कि अगर डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर में, अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है, फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है, तब उस लुईस स्ट्रक्चर को सही माना जाता है जिसमें नेगेटिव फॉर्मल चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो और पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो। तो अगर फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर में सिमिलर आ रहा है, तब उस लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग सही मानते हैं, ज्यादा स्टेबल मानते हैं, जिसमें नेगेटिव फॉर्मल चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो इफ two Lewis structures have similar formal charge distribution, then that Lewis structure will be more stable, in which negative formal charge is present, on more electronegative atom and positive formal charge is present on less electronegative atom. This is the rule, जिसके आधार पे आप क्या करोगे, अगर सिमिलर फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तब आप डिसाइड करोगे कि कौन लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन लुईस स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। जैसे कि आप देखोगे दूसरा केस, HCl- का केस देखते हैं हम लोग। आपके पास ए और सी में सिमिलर फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 0 -1 -1 0 0। तो आप देखोगे नेगेटिव फॉर्मल चार्ज -1 फॉर्मल चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे है। इसमें -1 फॉर्मल चार्ज किस पे है, सल्फर पे है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? हम लोग यही पढ़ा कि माइनस जो होना चाहिए, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज होना चाहिए, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। Sorry, negative formal charge should be present on more electronegative atom and positive formal charge should be present on less electronegative atom। ठीक है, तो आप गौर कीजिए, यहां पे -1 है नाइट्रोजन पे और -1 है सल्फर पे। तो चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज होगा, नाइट्रोजन कोरस्पॉन्डिंग जो -1 फॉर्मल चार्ज है, वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा आपका ये होगा। This is the stability order of A, B and C in HCl- and this is the stability order of A, B and C in CO2। ठीक है, आप
आसानी से समझ गए होगे कि हमने क्या किया है। सबसे पहले आप रूल 1 अप्लाई करोगे, जो ये कहता है कि लुईस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज जितना जीरो के करीब हो उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। दूसरा रूल है कि अगर सभी लुईस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया तो दैट लुईस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इन विच नेगेटिव फॉर्मल चार्ज इज प्रेजेंट ऑन more electronegative atom and positive formal charge will be present on less electronegative atom। तो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज -1 नाइट्रोजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से उस पे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यही जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल चार्ज। अब देखिए हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं और इससे आपसे पूछते हैं कि क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। हम एक और सवाल देते हैं आपको। मान लिया आपको देते हैं N2O, N2O का हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, दीज आर द लुईस स्ट्रक्चर। उसके बाद आप देखिएगा यहां पर ये लुईस स्ट्रक्चर होगा, ये दो लुईस स्ट्रक्चर है। इन दोनों लुईस स्ट्रक्चर में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन लुईस स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा। देखिए हम फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखिए तो यहां पर फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट करोगे। नाइट्रोजन के पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अभी कितना है 6, 4 और 2 6, दैट विल इक्वल टू -1। इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे 4 5 4 दैट विल इक्वल टू 1 और ऑक्सीजन पे करोगे 6 6 दैट विल इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 5 दैट विल इक्वल टू 0। इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 दैट विल इक्वल टू 1 और इस पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 7 दैट विल इक्वल टू -1। अब अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो देखोगे आप कि फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सिमिलर है। सेम नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर है मतलब -1 1 0 यहां भी, -1 1 0 यहां भी। लेकिन देखिए 0 नाइट्रोजन पे है, यहां 0 ऑक्सीजन पे है, 1 नाइट्रोजन पे है, यहां भी 1 नाइट्रोजन पे है। -1 देखिए ए और बी, अगर हम लुईस स्ट्रक्चर मान लें इसको, ए और बी लुईस स्ट्रक्चर हम मान लें तो आप देखिएगा ए में -1 लुईस स्ट्रक्चर नाइट्रोजन पे है, बी में -1 लुईस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन पे है। तो नेगेटिव -1 फॉर्मल चार्ज इज प्रीफर्ड on oxygen than on nitrogen। ऑक्सीजन पे प्रीफर्ड होगा -1 फॉर्मल चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसीलिए क्या होगा, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सिंपली बी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू ए। बी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू ए। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप फॉर्मल चार्ज की मदद से अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो, जो हमने किया। एक बात और आप नोट में करके लिख सकते हो, फॉर्मल चार्ज में लास्ट पॉइंट यही है, थ्योरेटिकल पॉइंट यही है। लास्ट पॉइंट ये है कि कभी भी नोट में करके हम लोग लिखेंगे, कभी भी किसी स्पेसिस में एटम पे फॉर्मल चार्ज 2 या 2 से बड़ा हो जाए या -2 या -2 से छोटा हो जाए तो दैट लुईस स्ट्रक्चर विल बी नॉट स्टेबल एट ऑल। ठीक है, मतलब इन एनी केमिकल स्पेसिस फॉर्मल चार्ज ऑन एटम का मॉडुलस greater than equal to 2 is not allowed। मॉडुलस वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज greater than equal to 2 is not allowed, मतलब that is a species with फॉर्मल चार्ज का वैल्यू या तो greater than equal to 2
और फॉर्मल चार्ज का वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू -2 इज नॉट अ स्टेबल एट ऑल, इज नॉट अ स्टेबल एट ऑल। ये बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा कभी भी। फॉर्मल चार्ज 2 या 2 से बड़ा, -2 या -2 से छोटा अलाउड नहीं होता है। हेंस अलाउड वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज मात्र होगा -1, 0 और 1। मात्र यही तीनों अलाउड वैल्यू होगा। आप जानते हो कि फॉर्मल चार्ज का वैल्यू हमेशा इंटीग्रल होता है। जब फॉर्मल चार्ज का वैल्यू हमेशा इंटीग्रल होता है, इसका मतलब अलाउड वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या होगा? -1, 0 और 1 होगा। मात्र यही तीनों जो होगा अलाउड वैल्यू होगा, बिकॉज 2 या 2 से ज्यादा, -2 या -2 से कम अलाउड है ही नहीं। मतलब मात्र यही पॉसिबिलिटी है फॉर्मल चार्ज का। इससे ज्यादा फॉर्मल चार्ज मतलब अलग फॉर्मल चार्ज कभी आएगा ही नहीं। अगर आता है तो उस स्ट्रक्चर को आप गलत मानोगे। ठीक है।